दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्लैनेट की इफेक्टिव एज और एक्टिवेशन एज के बारे में। जिस तरीके से वैदिक ज्योतिष में दशा अंतरदशा वगैरह होती हैं, उसी तरीके से लाल किताब की अपनी महादशा और अंतरदशा होती है, जिसमें जुपिटर की का जो टाइम पीरियड होता है, जो उसकी इफेक्टिव एज होती है, वो होती है 6 साल की, और इसकी एक्टिवेशन एज होती है 16 साल। मतलब ये इसका जुपिटर 6 साल तक अपने रिजल्ट देता है, और इसकी जो एक्टिवेशन एज है, जो जिस साल ये एक्टिव होता है, वो है 16 साल। सन जो है अपने 35 साल चक्कर में 2 साल के लिए आता है, और इसकी जो एक्टिवेशन एज है वो 22 साल की होती है। ये 22वें साल में एक्टिव होगा, 22वें साल में अपने रिजल्ट देगा। इसी तरीके से चंद्रमा है, चंद्रमा की इफेक्टिव एज 1 साल की है, और ये 24 साल में एक्टिवेट होगा। वीनस की जो इफेक्टिव एज है वो 3 साल की है, और ये एक्टिवेट होगा 25वें साल में। इसी तरह मंगल की जो इफेक्टिव एज है, जो मंगल की जो टाइम पीरियड है, वो 2 साल का है, और ये 28वें साल में एक्टिवेट होगा। इसी तरीके से मरकरी की जो इफेक्टिव एज है वो 2 साल की है, और ये 34 साल तक 34 साल में एक्टिवेट होगा। इसी तरह शनि की जो इफेक्टिव एज है वो 6 साल की है, और ये एक्टिवेट होगा 36वें साल में। राहु की जो इफेक्टिव एज है वो 6 साल की है, और ये एक्टिवेट होगा 42 साल में। केतु की जो इफेक्टिव एज है, जो दशा का पीरियड है, वो 3 साल का है, और ये एक्टिवेट होगा 48वें साल में। अब ये प्लैनेट की सिंगल सिचुएशन है, अकेले बैठकर ये इस टाइम पीरियड तक इफेक्ट अपना दिखाते हैं, और इनकी एक्टिवेशन एज ये मानी गई है। अगर कोई प्लैनेट जो भी उसकी एक्टिवेशन एज है, वो अपनी एक्टिवेशन एज का 1/4 एवं हाफ समय में भी असर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर गुरु की एक्टिवेशन एज 16 साल की है, तो ये अपने इफेक्ट चौथे साल में भी देगा और 8वें साल में भी देगा। अगर किसी ग्रह के साथ अगर युति होती है, तो उसकी एक्टिवेशन एज बदल जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। अब उसमें किस तरीके का चेंज आएगा, इसको आगे समझते हैं। अगर गुरु के साथ में कोई भी ग्रह बैठेगा, तो उसका असर 16 साल तक रहेगा। कोई भी अगर गुरु के साथ में प्लैनेट अगर बैठेगा, तो उसका असर 16 साल ही रहेगा। सूर्य का असर 22 साल का है, लेकिन अगर इसके साथ में अगर राहु की युति हो जाती है, तो सूर्य का असर खत्म हो जाता है, फिर सूर्य अपने रिजल्ट नहीं देता है। अगर सूर्य के साथ में केतु की युति है, तो ये अपने असर 11 साल से स्टार्ट करेगा और 22 साल तक देगा। और अगर सूर्य के साथ में किसी भी ग्रह की युति है, तो यह अपने रिजल्ट 22 साल तक देता रहेगा। इसी तरीके से चंद्रमा है, चंद्रमा की जो एक्टिवेशन एज है वो 22 साल की है। चंद्रमा का पीरियड 22 साल तक रहता है, लेकिन अगर चंद्रमा और शनि की युति हो जाती है, तो इसके रिजल्ट 8 साल से मिलना स्टार्ट होंगे और 24 साल तक रहेंगे। चंद्रमा गुरु की, चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा बुध या चंद्रमा राहु की अगर युति होती है, तब चंद्रमा अपने रिजल्ट 12 साल से लेकर 24 साल तक दे पाएगा। इसी तरीके से बुध की जो एज होती है वो 34 साल की होती है। अगर बुध सूर्य के साथ में कनेक्ट है, या बुध और मंगल की युति बन रही है, तो यह रिजल्ट 17 साल से स्टार्ट होकर 34 साल तक रहेंगे। बुध के साथ में अगर और किसी ग्रह की अगर युति हो रही है, तब इसकी एज में कोई फर्क नहीं आएगा, तब इसका असर 34 साल तक ही रहेगा। इसी तरह शुक्र की जो एज होती है वो 25 साल होती है। अगर शुक्र की युति गुरु के साथ में है, तो ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाती है, तो इसका असर 60 साल तक
रहेगा। सूर्य की अगर युति शुक्र के साथ में होती है तो इसका असर 34 साल तक हो जाएगा। अगर शुक्र की युति मंगल के साथ होती है तो इसका असर 8वें साल से स्टार्ट होकर 25वें साल तक रहेगा। शुक्र की युति अगर किसी भी ग्रह के साथ में होती है तो इसका असर 34 साल तक माना जाएगा। इसी तरह मंगल की जो उम्र है वो 28 साल की है, और अगर मंगल नेक है, अगर मंगल शुभ बैठा है आपकी कुंडली में और उसकी युति किसी भी ग्रह के साथ बन रही है तो उसकी एज 13 साल से लेकर 28 साल तक मानी जाएगी। और अगर मंगल बद होकर कुंडली में बैठा हुआ है, मंगल बुरा होकर बैठा हुआ है, ये आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कब मंगल शुभ हो जाता है और कब मंगल खराब हो जाता है। तो कुंडली में अगर मंगल बद होकर किसी भी ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठा हुआ है तो उसकी उम्र 15 साल से स्टार्ट होकर 28 साल तक रहेगी। इसी तरह शनि की एज 36 साल होती है। अगर शनि और गुरु दोनों युति में कुंडली में बैठे हुए हैं तो 18 साल जो उम्र है वो फादर के लिए थोड़ा सा निगेटिव मानी जाती है और 27वें साल तक वेल्थ के लिए निगेटिव मानी जाती है। शनि और अगर सूर्य की युति है तो 24 साल से लेकर 26 साल तक इसका असर अच्छा होगा। इसका असर अच्छा भी हो सकता है, इसका असर बुरा भी हो सकता है। वो शनि की शुभता या सूर्य की शुभता और अशुभता पर निर्भर करेगा। वैसे शनि और सूर्य अगर साथ में अगर मिलकर कुंडली में बैठे हुए हैं तो इसका नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। अगर शनि के साथ में मंगल की युति है और शनि के साथ में शुक्र की युति है तो इसकी एज 12 साल से स्टार्ट होकर 36 साल तक इसके असर आपको देखने को मिलेंगे। शनि की युति अगर बुध के साथ में है तो इसका असर 45 साल तक रहेगा, और शनि के साथ में अगर किसी और ग्रह की युति है तो इसका असर 36 साल तक रहेगा। इसी तरह राहु की उम्र जो होती है वो 42 साल की होती है। अगर राहु मंगल के साथ में युति बनाकर बैठा होता है तो राहु का असर कुंडली में खत्म हो जाता है, क्योंकि राहु मंगल के साथ में चुप हो जाता है, क्योंकि राहु हाथी है और मंगल है महावत। तो मंगल के साथ में जैसे ही राहु की युति होती है तो राहु अपने इफेक्ट देना बंद कर देता है। अगर राहु किसी भी ग्रह के साथ में अगर युति बनाएगा तो उसकी एज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका असर 42 साल तक रहेगा। इसी तरह केतु का असर 48 साल तक कुंडली में रहता है। अगर केतु गुरु के साथ में युति बनाएगा तो इसका असर 40 साल से लेकर 48 साल तक रहेगा। केतु का संबंध अगर सूर्य से या केतु का संबंध शनि से बनेगा तो इसका असर 24 साल से स्टार्ट होकर 48 साल तक रहेगा। केतु का संबंध मंगल से या केतु का संबंध किसी और ग्रह से बन जाता है तो इसका असर 48 साल ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये दशा और प्लैनेट की आयु, इसके बारे में हमने बात की। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाल किताब के अनुसार दृष्टियां। इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर हमारे समझ में आ गया तो आगे का जो लाल किताब का जो फलन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। लाल किताब की जो दृष्टियां होती हैं वो वैदिक ज्योतिष की दृष्टियों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसकी 100% दृष्टियां हैं, कुछ 50% दृष्टियां हैं, कुछ 25% दृष्टियां मानी जाती हैं। 100% दृष्टियों का मतलब ये होता है कि जब 100% दृष्टि किसी प्लैनेट के ऊपर पड़ती है तो वो अपने असर पूरी तरीके से उस प्लैनेट पर मिला देता है। जैसे यहां पर दिखाया गया है खाना नंबर 1, ये मैं आपको बता देता हूं। खाना नंबर 1 में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो 100% दृष्टि से खाना नंबर 7 में बैठे
प्लैनेट को देखेगा। कोई प्लैनेट अगर खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है और कोई प्लैनेट अगर खाना नंबर 7 में बैठा हुआ है, तो खाना नंबर 1 में बैठा वाला ग्रह खाना नंबर 7 वाले वाले खाने में बैठे वाले ग्रह पर पूर्ण 100% दृष्टि डालेगा। उसी तरह खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह खाना नंबर 10 पर पूरी दृष्टि डालेगा, और इसी तरीके से खाना नंबर 8 में बैठा ग्रह खाना नंबर 2 में बैठे ग्रह पर अपनी 100% दृष्टि डालेगा। लेकिन ये दृष्टि वक्री दृष्टि होगी, मतलब खाना नंबर 8 में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो खाना नंबर 2 में भले ही उसका मित्र ही क्यों ना हो, उस पर वो उल्टी दृष्टि डालेगा, उसके फलों को वो खराब करेगा। इस तरीके से समझते हैं। तो ये 100% दृष्टि हो गई। पचास परसेंट दृष्टि। 50% दृष्टि को समझते हैं। खाना नंबर 3 में बैठा ग्रह खाना नंबर 3 में बैठा ग्रह खाना नंबर 11 को यहां पर खाना नंबर 11 को 50% दृष्टि से देखेगा, और खाना नंबर 3 में ही बैठा ग्रह खाना नंबर 9 को देखेगा। खाना नंबर 5 में बैठा ग्रह खाना नंबर 9 को देखेगा। तो ये दृष्टियां 50% की होंगी, मतलब इस 3 और 5 में बैठे हुए ग्रह अपनी 50% दृष्टि से 11वें और 9वें में बैठे वाले घर के प्लैनेट पर अपना असर डालेंगे। इस तरीके से समझते हैं। अब 25% दृष्टियों को समझते हैं। 25% दृष्टि में खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह खाना नंबर 12 को देखेगा, खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह खाना नंबर 6 को देखेगा, और खाना नंबर 6 में बैठा ग्रह खाना नंबर 12 को देखेगा, और खाना नंबर 12 में बैठा ग्रह खाना नंबर 8 को देखेगा। खाना नंबर 12 वाला ग्रह 8 को भी देख सकता है, और खाना नंबर 8 वाला ग्रह भी 12 को देख सकता है। ये 25% दृष्टि हुई। ठीक है, तो इसको इन दृष्टियों को याद रखना है। ये मेन दृष्टियां होती हैं लाल किताब की। अब कुछ सिचुएशन है। 8वां घर वक्री दृष्टि से दूसरे घर को देखता है, जिसके बारे में अभी मैंने बात की। ये अपनी दृष्टि से उस घर में बैठे ग्रहों को खराब ही करेगा, चाहे ये आपस में मित्र ही क्यों ना हो। अगर 8वें घर में कोई ग्रह है तो दूसरे 6वें, 8वें, 12वें में बैठे ग्रह खराब रिजल्ट देंगे। कैसे देंगे, इसको समझते हैं। एक ये कुंडली बनाते हैं। कुंडली बनाकर आपको मैं समझा देता हूं। ओके, ये खाना नंबर 8 हो गया, ये खाना नंबर 8 हो गया। तो खाना नंबर 8 में बैठा ग्रह खाना नंबर 2 को वक्री दृष्टि से देखेगा। मतलब खाना नंबर 8 में जो भी ग्रह बैठा होगा और खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा, ये ग्रह उस खाना नंबर 2 में बैठे ग्रह के फलों को खराब करेगा। अब जब उस खाना नंबर 2 के ग्रह के फल जब खराब हो जाएंगे, तो फिर वो वाला ग्रह खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह को देखेगा। तो खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह को भी खराब करेगा, और यही खाना नंबर 6 वाला 6 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 12 को वक्री दृष्टि से खाना नंबर 12 को देखेगा। क्योंकि जब सेकंड वाला प्लैनेट खराब हुआ, तो ये खराब प्लैनेट जब दृष्टि 6 को डालेगा, तो 6 खाने में बैठा हुआ प्लैनेट भी खराब हो जाएगा, और जब यहाँ पर बैठा हुआ प्लैनेट 12 नंबर पे दृष्टि डालेगा, तो 12वें में भी बैठा ग्रह खराब हो जाएगा। और अगर 12वें वाला ग्रह भी
8वें पे दृष्टि डालेगा तो 8वें में बैठा ग्रह भी खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ग्रह 8वें में बैठा हुआ है तो वो ग्रह दूसरे, छठे, 12वें और 8वें के ग्रहों के रिजल्ट, खाने में बैठे हुए ग्रहों के रिजल्ट भी खराब कर देगा। इस चीज का, इसका कहने का मतलब ये है। कुछ स्पेशल दृष्टियां होती हैं। अगर शनि 6 में है तो वह अपनी वक्री दृष्टि से 2 को देखता है और उसके फल को खराब कर देता है। हमने अभी जब दृष्टियां जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 6 को देखेगा। खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह खाना नंबर 6 में बैठे हुए ग्रह को देखेगा। ये हमने लाल किताब की दृष्टि पढ़ी थी। लेकिन कुछ विशेष दृष्टियां होती हैं। अगर शनि, ये 6 हाउस है, ये 6 हाउस है, अगर शनि यहाँ 6 हाउस में बैठा हुआ है तो वो 6 हाउस से अपनी दृष्टि सेकंड हाउस पर डालेगा, वो भी वक्री दृष्टि। चाहे शनि का यहाँ पर दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, शनि खाना नंबर 6 में बैठकर खाना नंबर 2 के फलों को खराब करेगा। इसी तरीके से खाना नंबर 12 में बैठा हुआ बुध अपनी वक्री दृष्टि से 6 को देखता है और उसके रिजल्ट को खराब करेगा। अगर खाना नंबर 12 में बुध है तो यह अपनी दृष्टि खाना नंबर 6 वाले ग्रह के ऊपर डालेगा और इसके फलों को ये खराब कर देगा। इसी तरीके से अगर बुध खाना नंबर 9 में है तो यह खाना नंबर 3 में अपनी वक्री दृष्टि डालेगा और खाना नंबर 3 में बैठे हुए प्लैनेट के रिजल्ट को खराब कर देगा। तो ये कुछ स्पेशल दृष्टियां थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब ये समझते हैं कि जब भी किसी प्लैनेट की दृष्टि किसी हाउस पर या उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर पड़ती है तो उसका असर क्या होता है। अगर कोई ग्रह एक हाउस से दूसरे हाउस में बैठे ग्रह से मिक्स होता है 100% दृष्टि के साथ, जो हम लोगों ने बात की थी कि दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट, जो हमने 100% दृष्टि की बात की थी, खाना नंबर 1 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 7 को देखता है और खाना नंबर 4 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 10 को देखता है और खाना नंबर 8 में बैठा हुआ प्लैनेट खाना नंबर 2 वाले ग्रह को देखता है। तो ये 100% दृष्टि हुई। तो लाल किताब कहती है अगर कोई ग्रह एक हाउस से दूसरे हाउस में बैठे ग्रह से मिक्स होता है और 100% दृष्टि के साथ मिक्स होता है तो वो ऐसे मिक्स होगा जैसे दूध में चीनी। कहने का मतलब वो पूरी तरीके से अपने असर उस प्लैनेट में मिला देगा। जब कोई ग्रह 100% दृष्टि के साथ किसी हाउस पर दृष्टि डालता है तो एनर्जी ऐसी होगी जैसे किसी लंगड़े व्यक्ति को दूसरा पैर मिल गया हो। कहने का मतलब अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है और अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट अगर नहीं बैठा हुआ है तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 7th हाउस पर दृष्टि डालेगा तो उस पर इसका असर 7th हाउस पर ऐसा होगा जैसे उस 7th हाउस को काम करने के लिए एक सहारा मिल गया हो। तो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होगी लेकिन दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, मतलब दोनों ही हाउसेस के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब दृष्टि के बाद में इनका इफेक्ट क्या होता है। तो दृष्टि के बाद ग्रहों का आपस में इफेक्ट। पहले घरों के ग्रह अगर बाद के ग्रहों के घरों से मिक्स होते हैं तो वो अपना मूल स्वभाव बदल देते हैं। लाल किताब में ये दृष्टि का नियम है कि पहले वाले घर में बैठे हुए प्लैनेट ही बाद वाले घरों में बैठे हुए प्लैनेट को देख सकते हैं। पहले पहले घर का मतलब होता है खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 6 तक जो घर होते हैं उनको पहले के घर गिना जाता है और खाना नंबर 7 से लेकर खाना नंबर 12 तक ये बाद के घर गिने जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर एक्स प्लैनेट
खाना नंबर मान लीजिए 4 में बैठा हुआ है और वो YZ से खाना नंबर 10 में YZ प्लैनेट बैठे हुए हैं, अगर ये X प्लैनेट YZ से जाकर अगर मिक्सिंग करेगा तो दो सिचुएशन बनेंगी। क्या? माना YZ प्लैनेट आपस में फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, अगर खाना नंबर 10 में बैठे प्लैनेट, अगर मान लीजिए वो आपस में दोस्त थे और अगर खाना नंबर 4 से 100% दृष्टि एक्स प्लैनेट की उनके ऊपर जाती है, तो हो सकता है इस एनर्जी के मिलने के बाद में वो YZ प्लैनेट आपस में दुश्मन भी हो सकते हैं, उनका मूल स्वभाव बदल सकता है। इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए खाना नंबर 10 में बैठे YZ प्लैनेट आपस में दुश्मन थे और अगर एक्स की एनर्जी अगर वहां पर जाकर मिलती है तो उस एनर्जी के मिलने के बाद में हो सकता है वो प्लैनेट आपस में फ्रेंड्स बन जाएं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। प्लैनेट की एनर्जी जब किसी हाउस पर ट्रांसफर हो तो उस प्लैनेट का रिजल्ट उस हाउस के अनुसार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माना जैसे यहां पर खाना नंबर 6 में वीनस बैठा हुआ है और खाना नंबर 12 में मार्स बैठा हुआ है, तो वीनस की दृष्टि खाना नंबर 12 पर जाएगी, तो वीनस खाना नंबर 6 में हमने पढ़ा था ये नीच का प्लैनेट हो जाता है और खाना नंबर 12 में ये उच्च का प्लैनेट हो जाता है। तो जब ये खाना नंबर 12 में जाकर खाना नंबर 12 की एनर्जी से जब ये मिलेगा, मार्स से जब ये मिलेगा, तो वहां पर जाकर ये मार्स को उच्च के रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मार्स को लाल किताब में भाई के रूप में माना जाता है, भाई को इंडिकेट किया जाता है मार्स से। तो वीनस की नजर जब 12th हाउस पर पड़ेगी तो ये वहां पर उच्च के रिजल्ट देगा। तो हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति का जो भाई है उसको अच्छा सैया सुख प्राप्त होगा और उसका जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन इस कुंडली वाले को शादीशुदा लाइफ के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि वीनस इसकी कुंडली में 6 हाउस में बैठा हुआ है और 12th हाउस में चूंकि मार्स है और वीनस वहां पर उच्च का हो जा रहा है, इसलिए इस कुंडली वाले के भाई को इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यहीं पर यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ वीनस नीच का है, जब 12th हाउस पर ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये यहाँ उच्च का हो जाएगा, तो ये मंगल के रिजल्ट को अच्छा कर देगा। लेकिन इसके खुद के रिजल्ट नीच वाले ही रहेंगे क्योंकि वीनस 6 हाउस में बैठा हुआ है। मतलब व्यक्ति के भाई को बेड प्लेजर मिलेगा लेकिन व्यक्ति की जो खुद की पत्नी होगी उसकी सेहत मंदी रहेगी। यही हमने अभी इसके पहले समझा। अब कुछ दृष्टियां, कुछ अलग लाल किताब की और भी दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि है योग दृष्टि, जिसको बोलते हैं वाहमी मदद। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रह अपने से 5वें में बैठे ग्रह की मदद करेगा। इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो खाना नंबर 5 में बैठे हुए प्लैनेट की मदद करेगा, भले ही वो आपस में शत्रु ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए यहां पर सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ 5th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो सूर्य शनि की मदद करेगा, भले ही ये आपस में दुश्मन है। इसी तरीके से खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह अपने से 5वें खाने में बैठे हुए ग्रह की मदद करेगा। इसी तरह खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह अपने से 5वें में बैठे हुए हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की मदद करेगा। देखिए यहां से गिनिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह अपने से 5वें खाने में बैठे हुए ग्रह की मदद करेगा। मतलब अगर खाना नंबर 4 में कोई ग्रह है तो खाना नंबर 8 में बैठे हुए प्लैनेट की वो मदद करेगा। इसी तरह अगर खाना नंबर 5 में कोई ग्रह है तो वो खाना नंबर 9 में बैठे हुए प्लैनेट की मदद करेगा। ये आपस में अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी तरीके से खाना नंबर 6 में अगर कोई ग्रह बैठा है
तो वो खाना नंबर, यहां से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5, तो वो खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह की मदद करेगा। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये जो है इसको वाहमी दृष्टि बोलते हैं, योग दृष्टि जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार की दृष्टि ये होती है। अगली दृष्टि समझते हैं, एक दूसरे की फाउंडेशन। किसी भी घर में बैठे ग्रह की जो फाउंडेशन होती है वो 9th हाउस में बैठा हुआ ग्रह होता है। कैसे, इसको समझते हैं। अगर 9 नंबर में कोई प्लैनेट, अगर एक नंबर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसकी जो फाउंडेशन होगी रिजल्ट देने की, वो खाना नंबर 9 के प्लैनेट होंगे। जैसे मान लीजिए खाना नंबर 9 में चंद्रमा बैठा हुआ है, सॉरी खाना नंबर 1 में चंद्रमा बैठा हुआ है और खाना नंबर 9 में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो खाना नंबर 9 जो होता है वो हमारे पूर्वजों का होता है, हमारे बुजुर्गों का होता है। तो खाना नंबर और जो चंद्रमा होता है वो धन संपत्ति का भी कारक होता है, प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को जब भी प्रॉपर्टी मिलेगी तो उसकी मदद इसके पूर्वज करेंगे, उसके पिता उसकी मदद कर सकते हैं, उसके बाबा उसकी मदद कर सकते हैं। इसकी फाउंडेशन का मतलब ये हुआ। तो इसी तरीके से खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह की फाउंडेशन होगी खाना नंबर 10 में बैठे हुए प्लैनेट। खाना नंबर 2 रुपए पैसे का होता है, धन का होता है, और ये हमारा कर्म भाव है। तो जब हम कर्म करेंगे तभी हमको पैसे मिलेंगे। तो खाना नंबर 2 की फाउंडेशन है खाना नंबर 10। खाना नंबर 3 की फाउंडेशन है खाना नंबर 11। जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तब हमको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह खाना नंबर 4 की फाउंडेशन है खाना नंबर 12 का ग्रह। इसी तरह खाना नंबर 5 की फाउंडेशन है खाना नंबर 1 में बैठा ग्रह। इसी तरह खाना नंबर 6 की फाउंडेशन है खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह। इस तरीके से इसको लेंगे। इसी तरीके से सारे अपने से नवा घर जो होता है वो उसकी फाउंडेशन होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। धोखे का ग्रह, किसी भी घर में बैठा ग्रह अपने 10वें घर में बैठे ग्रह को धोखा देता है। इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो इन नियमों को हमको याद रखना है। अगर ये नियम हमको याद नहीं होंगे तो हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत चली जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को आपको याद रखना है, और मैं आपके साथ में नोट्स इसलिए शेयर कर रहा हूं जिससे आपके पास में भी इसका रिकॉर्ड रहे। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। ये बहुत ही लाल किताब में से हमने छांट छांट के ये नोट्स बनाए हुए हैं। इस तरीके के नोट्स या इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो धोखे का ग्रह समझते हैं, किसी भी घर में बैठा ग्रह अपने से 10वें घर में बैठे ग्रह को धोखा देता है। ठीक है, इसको समझते हैं। कुंडली बना लेते हैं। किसी भी घर में बैठा ग्रह अपने 10वें घर में बैठे ग्रह को धोखा देता है। मतलब अगर खाना नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट उसको धोखा देगा, है ना। 10वें ग्रह का जो भी प्लैनेट होगा वो उस घर को धोखा देगा। अगर सेकंड में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो गई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो उसको 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा दे सकता है। अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा देगा। अगर कोई थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है
तो उसको 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा दे सकता है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा दे सकता है। अगर कोई फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसको सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा दे सकता है। अगर कोई सिक्स हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा दे सकता है। अगर कोई सेवेंथ हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट धोखा दे सकता है। इसी तरीके से किसी भी घर से अगर आप 10वां घर गिनेंगे तो अगर 10वें घर में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा हुआ होगा तो वो प्लैनेट उस घर में बैठे हुए प्लैनेट को धोखा दे सकता है। इस तरीके से इसको समझना है। जॉइंट वॉल, दो ग्रह जब अगल बगल बैठे होते हैं और अगर वो आपस में दोस्त हुए तो इनकी एनर्जी आपस में मिल जाएगी। जैसे सूर्य और चंद्रमा, ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, सूर्य फर्स्ट हाउस में, सेकंड में मून। तो ये है जॉइंट वॉल। अगर अगल बगल कोई दोस्त ग्रह बैठे हुए हैं तो इनकी एनर्जी आपस में मिल जाएगी, ये हमको अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं जॉइंट वॉल में, अगर दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तो वो अपना फल अपनी दुश्मनी के आधार पर देंगे। दोनों चीज है इसमें। आगे समझते हैं। ओके, ग्रहों की आपसी टक्कर। हर घर में बैठा ग्रह अपने से 8th हाउस में बैठे ग्रह को टक्कर मारता है। बहुत सिंपल है, इसको समझ लेते हैं। अगर कोई प्लैनेट, अगर कोई प्लैनेट खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, अगर कोई प्लैनेट खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, यहां पर अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो अपने से 8वें वाले घर में बैठे हुए प्लैनेट पर टक्कर मारेगा। अगर कोई प्लैनेट 2 में बैठा हुआ है तो अपने से 8वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पर टक्कर मारेगा और उसके फलों को खराब कर देगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो सूर्य जब शनि को टक्कर मारेगा तो ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी खराब हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब भी शनि को टक्कर पड़ती है सूर्य की तो शुक्र खराब हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है अगर टक्कर मित्र ग्रह की लगती है तो परिणाम कम खराब होता है, लेकिन अगर टक्कर शत्रु ग्रह की लगती है तो परिणाम भयानक हो सकता है। ट्रू है, अगर टक्कर दुश्मन ग्रह की लगेगी, आपस में अगर दुश्मन ग्रह होंगे तो परिणाम ज्यादा खराब होंगे, और अगर मित्र ग्रह हैं तो परिणाम तो खराब होंगे लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव असर नहीं आएगा। अचानक चोट देने वाले ग्रह, यहाँ बैठे ग्रह कभी कभी अचानक एक दूसरे को चोट मारते हैं और एक दूसरे के फल को खराब कर देते हैं। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। खाना नंबर 1 में बैठा ग्रह खाना नंबर 7 में बैठे वाले ग्रह को अचानक से चोट मार सकता है, और खाना नंबर 7 में बैठा ग्रह खाना नंबर 1 में बैठे ग्रह को चोट मार सकता है। इसी तरीके से खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह खाना नंबर 10 को चोट मार सकता है, और इसी तरीके से खाना नंबर 10 में बैठा ग्रह खाना नंबर 4 को अचानक से चोट मार सकता है। अचानक से चोट मारने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी हो सकता है चोट ना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए जब वो सिचुएशन हमको तब पता चलेगी अगर किसी की कुंडली आपके सामने आती है और अगर वो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखता है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है कि आपस में इन दूसरे हाउस में बैठा वाला ग्रह चौथे हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर सकता है, और तीसरे हाउस में बैठा वाला प्लैनेट भी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर सकता है। तो
इन घरों की अचानक आपस में चोट पड़ सकती है। फर्स्ट हाउस की थर्ड हाउस में भी चोट पड़ सकती है, थर्ड हाउस की फर्स्ट हाउस में चोट पड़ सकती है, इसी तरीके से सेकंड हाउस की फोर्थ हाउस में भी चोट पड़ सकती है, और फोर्थ हाउस में बैठे प्लैनेट की सिक्स हाउस में बैठे प्लैनेट पर अचानक से चोट पड़ सकती है। तो इन ग्रहों का आपस में अचानक ये एक दूसरे को चोट दे सकते हैं। इन चीजों को बहुत ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम फलन करेंगे तो ये सारे नियम वहां पर लागू होंगे। लाल किताब में जो लोग इस तरीके से फलन करते हैं कि इस घर में बैठा प्लैनेट क्या रिजल्ट दे रहा है, तो वो फलन करने का तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे फलन अधिकतर गलत हो जाया करते हैं। तो आपको लाल किताब के सारे सूत्र लगाने हैं। तो इन सारे सूत्रों को आपको याद रखना है, तभी आपका फलन करेक्ट जाएगा। तो फिलहाल इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये नाबालिग कुंडली का चैप्टर आगे का है। फिर अगर और भी ज़्यादा हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो क्लास लंबी हो जाएगी, और ये चूंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। इतने से जो ग्रामर हमने आपको आज की क्लास में पढ़ाई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसको आप पढ़िए, इसको आप याद करिए, और कई चार्टों पर इसको लगाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। और जितनी बार इसको आप देखेंगे, जितनी बार ये रूल्स अगर आप किसी भी कुंडली पे लगाएंगे, तो वहां पर आपको ये सब फलित होते हुए दिखाई देंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊं। तब तक के लिए जय श्री राम।